गढ़ी साहब का स्वागत करते हुए नौजवानों के चहेते देश दुनिया में मशहूर, जब ये दुबई जाते हैं, जब ये गल्फ कंट्री जाते हैं, और तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के लिए मील के पत्थर हैं, और आज ये सौभाग्य है कि इस सभागार में और आपके चहेते देश दुनिया में मशहूर इमरान प्रताप गढ़ी। शुक्रिया इमरान भाई। भारत जोड़ो जन संवाद महात्मा बुद्ध की तपोभूमि में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, जब से मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पे दो ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने एआईसीसी के ऑफिस में बुला के मेरी गर्दन में कांग्रेस का झंडा दिया था और बोला था कि उमर, कांग्रेस के लिए काम करना है और संघर्ष करते रहना है। हमारे गार्जियन तारिक अनवर साहब और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब। और इमरान प्रताप गढ़ी जी ने ऐसा किया, मैं बोलता हूं कि एक शेर है बहुत प्रचलित अध्यक्ष जी कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। इतना परेशान किया है हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन ने मुझे, कभी झारखंड जाओ, कभी यहां जाओ, कभी यहां जाओ। हाँ, मगर हाँ, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था इन्होंने ही हमारा नाम दिया था। और मैं आप तमाम सम्मानित नेता के सामने एक बात कहता हूं, जब ये यात्रा कर्नाटक पहुंची तो हमारे नेता, मैंने तारिक अनवर साहब और इमरान भाई के सामने एआईसीसी में कहा था जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मीडिया वालों ने पूछा तो मैंने कहा, इमरान भाई ने मुझे दिल्ली बुला के ये कहा था कि उमर भाई, आज का ये वक्त अलग अलग काम करने का नहीं है, आ जाओ साथ मिलके इस जालिम बादशाह से हम लोगों को लड़ना है। मैंने इमरान की बात मान के इमरान प्रताप गढ़ी के नेतृत्व में काम करना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारा नेता, जिसके नेतृत्व में हमने पार्टी को ज्वाइन किया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, तो मेरा नेता जब सदन में नहीं था तो सड़क पे हल्ला बोलता था। हर मजलूम की आवाज था इमरान में, हर मजलूम की। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में दमन होता था तानाशाह की पुलिस के द्वारा, तो सबसे पहली आवाज अगर सुनाई पड़ती थी हिंदुस्तान में तो उसका नाम था इमरान प्रताप गढ़ी। चाहे किसी आरफा के बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोग सड़क पर उतरते थे तो मुखर रूप से तानाशाह की आंख में आंख डाल के बोलता था इमरान प्रताप गढ़ी। और जब सदन में गया तो आज तो दुनिया हाथ में है, मुट्ठी में तमाम नौजवान। सदन में भी कोई कसर न छोड़ा, चाहे वो बुनकर का मामला हो या बिल्किस का मामला हो या हाथरस की उस दलित बिटिया का मामला हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो या बीएचयू का मामला हो, समाज के हर वर्ग का जो भी मामला था, मुखर रूप से तानाशाह की आंख में आंख डाल के सदन में इमरान ने तुम्हारी आवाज को उठाया है। क्योंकि तमाम लोग इमरान भाई और हमारे अध्यक्ष और तारिक साहब को सुनने के लिए परेशान हैं। मैं ये कहता हूं, मुझे लोभ नहीं है। राहत साहब का एक शेर है, दुनिया के मशहूर शायर यहां बैठे हैं, सबसे पहले इनका एक शेर बोलता हूं, फिर राहत साहब को बोल के कंक्लूड करूंगा। इमरान भाई ने मुझे कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। थोड़ा सा और पीछे हो जाए, और भी लोग हैं। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड के प्रभारी साथी उमर खान साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा, बहुत बधाई दूंगा। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई अखिलेश जी,
उनको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जब से आप बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, जान आ गई है पूरी कांग्रेस पार्टी में, तो आपको इसके लिए खुसूसी तौर पे बहुत बधाई दूंगा। और वो आज जब मैं आया यहाँ पर, उसके बाद से लगातार देख रहा हूं कि पूरे प्रदेश में आप दौरा कर रहे हैं, और आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप युवा साथियों के साथ साथ अपने जो बुजुर्ग हैं, जो बुनियाद के पत्थर हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ के चलते हैं और वो भी आपको अपना मानते हैं। तारिक अनवर साहब जैसी शख्सियत मैं देख रहा हूं कि मुसलसल आपके साथ कार्यक्रमों में वो चल रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तारिक अनवर साहब जैसी शख्सियत का होना किसी के लिए भी एक सायादार दरख्त की तरह है। आदरणीय निखिल जी यहाँ पर बैठे हैं, आपसे पिछले चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों के दौरान मुलाकातें हुई थी और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत देर से आप बैठे हैं, मेरा ख्याल है पिछले 5 घंटे से शायद यहाँ पर। मैं आपके सब्र का बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा। आपने बहुत भाषण सुना, बड़ी बड़ी बातें हुई। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। भारत जोड़ो यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, उसके 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली वर्षगांठ पर अल्पसंख्यक विभाग ने यह निर्णय लिया कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच में संवाद करके उन्हें बताएंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है और इसका हासिल क्या है। मेरे साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि दिल्ली और या उसके आसपास करते हैं। फिर मैंने कहा दिल्ली में तो कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते हैं ऐसे इलाकों में जहां के लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और फिर मुझे ख्याल आया कि चूंकि उमैर खान साहब हमारे भारत यात्री थे विभाग की तरफ से, तो क्यों ना गया चला जाए और गया के लोगों से मुलाकात की जाए और उनसे संवाद किया जाए। और जैसा उनको हम सब ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। शानदार आयोजन के लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। यहाँ पर बैठे हुए हमारे अल्पसंख्यक विभाग के बिहार के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी जी, अवधेश जी, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंजूर साहब, हमारे विधायक गण, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया, सेवा दल के अध्यक्ष महोदय और तमाम सेवा दल के साथी, यूथ कांग्रेस के तमाम साथी, एनएसयूआई के तमाम साथी और पूरा कांग्रेस परिवार, मैं थोड़ी देर आपसे संवाद करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं। आज से 1 साल 2 दिन यानी कि 367 दिन पहले हम लोग इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद थे। यात्रा शुरू हुई थी। यकीनन उमैर भाई ने जो बात कही, अखिलेश जी ने जो बात कही कि हमें अंदाजा ही नहीं होता था कि हम 3500 किलोमीटर 4000 किलोमीटर यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर हम उस चेहरे की तरफ देखते थे जिसका नाम राहुल गांधी, और हमें लगता था कि अगर ये चलेंगे तो जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है तो डब्बे अपने आप साथ पीछे जुड़ करके चलते चले जाते हैं, वैसे ही इनके पीछे हुजूम चला जाएगा। क्योंकि एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा जादू, एक अलग सी बात है उस शख्सियत में। हम सब चलते रहे और ऐसे ऐसे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं उस यात्रा के दौरान कि उसे बताने पे आए तो कभी कभी महसूस होता है कि हमने तो उन 4.5 महीनों में 4 महीनों में एक इतिहास को बनते हुए देखा। कई कई जगहें तो ऐसी थी, तारिक अनवर साहब गवाह हैं, जब मलप्पुरम यात्रा पहुंची उस तरफ से निकल रही थी, ऐसा लगता था कि एक वक्त में 50-50 हजार आदमी, 1-1 लाख आदमी
राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी को छूने के लिए, उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए टूट पड़ता था, संभालना मुश्किल हो जाता था। जब यात्रा तमिलनाडु से चली तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि यात्रा तमिलनाडु तक अच्छी रहेगी, क्योंकि वहां पे डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यात्रा तमिलनाडु पार करके जब केरल में आई तो एक अलग तरह का कल्चर, एक अलग तरह का खान पान, एक अलग तरह के लोग, अलग तरह की भाषा। लेकिन आप यकीन करें कि जो जोश, जो जज्बा, जो भीड़ तमिलनाडु में थी, जब केरल पहुंचे हैं तो वो कई गुना बढ़ चुकी थी और जोश कई गुना बढ़ चुका था। हम उसके बाद आगे बढ़े और हम कर्नाटक आए। तो कर्नाटक में एक मंजर मैं आपको बताता हूं। हम उस वक्त बेल्लारी और मंड्या के आसपास कहीं एक जगह है, वहां पर थे। अखिलेश जी, मैं आगे आगे चल रहा था, राहुल जी से थोड़ा सा आगे, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग 80-82 साल की एक बुजुर्ग महिला जो है, वो हाथ में जो खीरा होता है ना, हम लोग खीरा ककड़ी जो खाते हैं, वो खीरा लेकर के खड़ी थी। तो मीडिया के बहुत सारे साथी जो है वो जब इस तरह के किसी दृश्य को देखते थे तो उनसे बात करने की कोशिश करते थे। तो वहां के जो लोकल मीडिया के लोग थे उन्होंने पूछा कि आप इस यात्रा में खीरा लेकर के क्या करने आई हैं? तो उस महिला के जवाब पे मेरी आंखें नम हो गई। उस महिला ने कहा कि मेरे पास एक इंच भी खेत नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की दादी ने यानी कि इंदिरा गांधी ने जब भूमि सुधार कानून लागू किया तो मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये खीरा उसी खेत का है, मैं तोहफा देने के लिए लाई हूं राहुल गांधी को। हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, मैं गवा रहा हूं। यात्रा जब कर्नाटक से आगे बढ़ी, आंध्र प्रदेश आई, हर राज्य में ऐसा लगता था कि कुछ बदलता जा रहा है। और इस बीच हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की टी शर्ट के रेट पता करने शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उस पर टिप्पणी की गई, उसका मजाक उड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई कि जब राहुल गांधी जी की दाढ़ी थोड़ी चलते चलते पड़ गई तो उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने की। कोई दाढ़ी का बाल गिन रहा था, कोई टी शर्ट का रेट पता रहा था। इतनी बौखला गई थी भारतीय जनता पार्टी उस यात्रा से। उस यात्रा के मकसद को समझना पड़ेगा आपको। आखिर क्यों चला एक शख्स, एक नेता अपना घर छोड़ के 3,500 किलोमीटर। मैं तो अक्सर देश में जाके लोगों से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं। यह उनका पहला वाक्य होता था राहुल गांधी जी पर जब हमला करते थे तो, कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं, शहजादे हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिसे आप शहजादा कहते थे, वो शख्स 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता हुआ, लोगों को सीने से लगाता हुआ, गले से लगाता हुआ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया। शहजादे ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान के वो आम नागरिक होते हैं। और आप जो खुद को फकीर कहते हैं, एक तरफ एक शहजादा है जिसे आप शहजादे का लक़ब देते हैं, वो हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा और पहन क्या रखा था उसने? सिर्फ एक टी शर्ट सफेद कलर की, एक ट्राउजर, एक जूता। टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भारत जोड़ो यात्री जो बैठे हुए हैं सब गवाह हैं कि जब टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री पहुंच गया था, उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय था कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर इस देश के किसान को ठंड नहीं लगती तो फिर मुझे भी नहीं लगती। वो उस दर्द को महसूस करना चाहते थे। एक तरफ वो व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता है और एक तरफ वो फकीर है जो खुद को फकीर कहता है और 10 लाख का सूट पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया का चक्कर लगाता है। अब आपको फैसला करना है कि आपका कौन है।
आपका अपना कौन है? राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस नारे का मकसद समझिए। एक बड़े शायर ने कहा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। गया वालों, बिहार वालों, मैं बिहार की धरती को सलाम करता हूं और मैं बोध गया में खड़ा हूं। ये ज्ञान की धरती है, ये त्याग की धरती है। मैं इस धरती पर खड़ा होकर के पूरे बिहार का आह्वान करता हूं कि इन दिनों जो बिहार की राजनीति से जो पहल शुरू हुई है और उस पहल में अखिलेश जी का, तारिक साहब का जो किरदार है, मैं उसके लिए कांग्रेस की इस लीडरशिप को सलाम भी करता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में अगर इंडिया अलायंस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बिहार को जाएगा और शुरुआत के लिए जाएगा, क्योंकि बिहार ने पहल की है। बिहार ने पहल करके यह बताया कि जब कई करोड़ में महाराष्ट्र में हुकूमत खरीदी जा रही थी, लोकतंत्र को लूटा जा रहा था, ऐसे में बिहार धारा के विपरीत चला। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलती हुई सरकार ने एक दिन कह दिया कि नहीं चलना है इस नफरत के साथ। तो मैं बिहार को सलाम करता हूं। बिहार वालों, आपने हमेशा से अगुवाई की है, रहनुमाई की है, नुमाइंदगी की है, आपको आने वाले दिनों में भी करना है, क्योंकि वक्त जहां आकर के आज खड़ा है, यहां हमारे बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। आज इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता से यह सरकार इतना परेशान हो गई है कि इंडिया नाम से उसे चिढ़ हो गई है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों बांटना चाहते हो? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आप कहां से बांट पाओगे? जैसे मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, वैसे भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, कैसे बांट पाओगे? और अब आपको इतना चिढ़ हो गई कि हर जगह से आप इंडिया शब्द हटा दोगे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां से हटाओगे आप इंडिया? क्या पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? अगर इंडिया सबसे चिढ़ है तो क्या जो भारतीय नोटों पर, जिसे आपने खुद चलाया है, उस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वो इंडिया हटाने के लिए आप देश को एक और नोटबंदी थोपने जा रहे हैं? मेरा इस सरकार से सवाल है, तो क्या देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे क्योंकि आपको नोट पर से इंडिया हटाना है? अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ है तो एम्स में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है। कहां से हटाओगे इंडिया? और ये जो आप बहस खड़ी करना चाहते हैं, भारत बनाम इंडिया, नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप ये बहस नहीं खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं, हमारा पूरा नाम ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर पैदल चलने का बीड़ा उठाया, तो उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो यात्रा। आप ये बहस नहीं खड़ी कर पाएंगे। आप छोड़ दीजिए कभी नेहरू जी पे इल्जाम लगाना, कभी कांग्रेस पे इल्जाम लगाना। मैं तो इन दिनों बड़ा खुश होता हूं जब नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनता हूं, फिर मैं 1 साल पूर्व के उनके भाषण याद करता हूं जब वो कहा करते थे भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस की अगुवाई में जो अलायंस बना है, उसका खौफ इतना है, उसका डर इतना है कि अब उस नाम से परहेज करने लगे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे शाइनिंग इंडिया से लेकर के स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, कितने कार्यक्रम खुद ही इंडिया के नाम से चलाने वाले प्रधानमंत्री जी इन दिनों इंडिया शब्द से खतराने लगे। गया वालों, बड़ी जिम्मेदारी भरी आपसे बात कहता हूं, जो सरकार
अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाए वो देश क्या चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये देश बहुत खूबसूरत है। ये देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। वो चाहते हैं कि सब एक रंग का हो जाए। नहीं, एक रंग होने से गुलदस्ता नहीं बनता है, उसमें अलग अलग फूल होने चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, जैन, पारसी सब हों तब खूबसूरत लगेगा। लेकिन बिहार वालों, गया वालों, जिम्मेदारी, अगर लड़ाई बड़ी है तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, निकलना पड़ेगा। मैं उमैर को बहुत बधाई दूंगा, बहुत मुबारकबाद दूंगा। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो एआईसीसी की तरफ से, चूंकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मुझसे कहा गया कि आपके विभाग के कुछ लोग अगर भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उनका नाम दीजिए। तो मैंने 10-12 नाम भेजे, जिसमें से 6 नाम फाइनली सिलेक्ट हुए। मैं खुद भारत यात्री बनने के लिए बड़ी जद्दोजहद करता रहा कि मेरा भी नाम शामिल करिए, मैं भी राहुल जी के साथ पैदल चलूंगा। लेकिन एआईसीसी ने एक मानक बना रखा था कि जो विभागों के अध्यक्ष हैं या फिर फ्रंटल के अध्यक्ष हैं वो आधिकारिक तौर पर भारत यात्री नहीं बन सकते। जिसे चलना है वो चले, कोई रोक टोक नहीं है। तो उमैर खान ने न सिर्फ 3500 किलोमीटर यात्रा पूरी की, हमारे विभाग की तरफ से जेबा जी बैठी हैं, शहनवाज साहब बैठे हैं, बाकी जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो हमारे साथी हैं, और 3 और हमारे यात्री थे जो लगातार चलते रहे राहुल जी के कंधे से कंधा मिला करके। और जब ये चलते थे राहुल जी के साथ और जब आगे बढ़ते थे, मैं साथ कभी कभी कई जगहों पे साथ होता था, तो मुझे बार बार राहुल जी की तरफ देखता था और शकील आजमी का शेर याद आता कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। और ये यात्रा पूरी करके आए। तारिक साहब, आपने तारीफ के 2 लफ्ज कहे हमारे डिपार्टमेंट के लिए, वो मेरे लिए सनद की तरह है, वो प्रमाण पत्र है। जब ये यात्रा समाप्त हो गई तो मैंने सोचा इस यात्रा के संदेशे को लेकर के गांव-गांव जाना चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट ने यह तय किया, फैसला किया कि हम पूरे देश में 100 भारत जोड़ो सम्मेलन करेंगे, अलग अलग फॉर्म में। कहीं भारत जोड़ो सम्मेलन करेंगे, कहीं भारत जोड़ो जनसंवाद करेंगे, कहीं भारत जोड़ो मुशायरा करेंगे, कहीं भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करेंगे, कहीं भारत जोड़ो छात्र सम्मेलन करेंगे। उस कड़ी में 11वां कार्यक्रम है और मैं गया की मिट्टी को सलाम करता हूं। आप जितनी बड़ी तादाद में आए और जितनी देर बैठे हुए हैं उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बीच में बीमार हो गया, मुझे डेंगू हो गया था, मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। तारिक साहब वहां भी हाल चाल लेने के लिए आए। तारिक साहब में जो खूबी है, राजनीतिक मंचों पे मैं तारीफ करने से नहीं खुद को रोक पा रहा हूं। जिस तरह से ये रिश्तों को निभाते हैं वो अपने आप में बहुत अनूठा है और मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली तारिक अनवर साहब के इस खूबी के लिए जरूर बजनी चाहिए। ये एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हम सबको कहीं ना कहीं अपने तौर पर राहुल गांधी के उस संदेशे के लिए राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल जी ने कहा था ना कि यात्रा रुकी नहीं है। जिस दिन यात्रा समाप्त हुई उसके बाद राहुल जी ने अपना फॉर्मेट बदला। वो कभी चले जा रहे हैं मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में, वो कभी चले जा रहे हैं किसानों के बीच में धान लगाती हुई तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। दरअसल वो धान नहीं लगा रहे थे बल्कि धान बो रहे थे भाजपा वालों के लिए। भाजपा ने पिछले 9 साल में झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया। आपने बिहार में भी थोड़ा बहुत उन्हें आंशिक रूप से झेला है
हम दिल्ली में बैठ करके उन्हें झेल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। अभी मोदी जी ने बोला ना आपके यहां दरभंगा में एम्स वाला मामला, मतलब कहीं कुछ है ही नहीं और एम्स बन के तैयार हो गया। यह है भाजपा की राजनीति। वो भाजपा के एक नेता एक गांव में पहुंचे, अखिलेश भाई, उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, बड़े भोले भाले लोग थे, बिल्कुल बोध गया की तरह इकट्ठा किया ग्रामीणों को। बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं भाजपा का मंत्री हूं, मैं समस्या समाप्त कर दूंगा तुम्हारी। तो ग्रामीणों ने, भोले भाले लोग, उन्होंने कहा कि साहब हमारी 2 समस्या है। तो बोले बताओ। तो उन्होंने कहा पहली समस्या सर हमारी ये है कि हमारे यहां हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो भाजपा के मंत्री जी ने फोन निकाला और नंबर डायल किए, पता नहीं कहां, और पता नहीं क्या बोला। बोला ठीक है लो, मैंने तुम्हारी पहली समस्या हल कर दी, बताओ दूसरी समस्या क्या है। तो सामने से ग्रामीण बोला साहब इस दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में एक भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो इस तरह से राजनीति चल रही है भाजपा की। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सुना था ना? और फिर इस नारे को उन्होंने ऐसा घुमा घुमा के मारा हमारे आपके ऊपर कि जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था उसे कितने का कर दिया? 1200 का। और फिर इन दिनों क्या किया? 200 सब्सिडी दे दी। मतलब पहले 800 लूटो और उसके बाद 200 दे करके कहो कि खुश रहो। मैं तो शायर हूं। एक बार चंबल में मुशायरा हुआ, डाकुओं के इलाके में, डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ी इज्जत दी, शायरी सुनी और बाद में सारे शायरों को जो पेमेंट कहा था वो पेमेंट भी दिया। और पेमेंट देने के बाद ला करके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर बहुत खुश कि जो सबको लूटते हैं हम उनसे आज लेकर के आ रहे हैं, उनसे पेमेंट लेकर के वापस आ रहे हैं। जब 2-4 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के वापस आए और जो दिया था और जो पहले से पास में था सारा का सारा लूट लिया। इस घटना को आप उससे मत जोड़िएगा। तो शायरों ने कहा भैया ये क्या, आपने अभी तो इज्जत दी, फिर पेमेंट दिया, फिर सारा लूट भी ले रहे हैं, जब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, अपना काम तो करना पड़ेगा हमें। तो सरकार अपना काम करने से नहीं चूक रही है। पहले आपसे 800 लूटती है, फिर 200 दे के कहती है चलो लगाओ नारा, खुश हो जाओ। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। ये सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों पे टैक्स माफ करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। ये सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों को रियायत देती है लेकिन पेंसिल पर जीएसटी लगाती है। ये सरकार वो सरकार है जो आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगा दी इस सरकार ने। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। और फिर उससे ध्यान हटाने के लिए आपको उलझा किसमें देंगे? हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह इसीलिए थी। मीडिया के एक साथी ने मुझसे पूछा कि इमरान साहब भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? मैंने कहा राहुल गांधी जी ने इस बार बहुत बड़ा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लंबा टास्क लिया है नफरत कम करने का। कन्याकुमारी से कश्मीर निकले हैं और आप ये पाएंगे कि राहुल जी की उस यात्रा के बाद माहौल बदला है। बदला है या नहीं बदला है बताइए मुझे। बदला है। आज देश में मोहब्बत की दुकानें अलग अलग सूबों में खुल रही हैं। कर्नाटक में खुली, इतनी शानदार दुकान खुली। प्रधानमंत्री जी जा करके मंचों पर खड़े होकर के धार्मिक नारे लगाते रहे लेकिन जनता ने नकार दिया। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया, हिमाचल में जिताया। और अभी ये जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें अभी तारिक साहब ने बताया है कि 4 इंडिया अलायंस जीता है, 3 भाजपा जीती है। तो मैं बधाई दूंगा भारत जोड़ो यात्रा को आंशिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिसने भी रत्ती भर सहयोग किया है वो बधाई का पात्र है। आप बहुत थक चुके हैं, मैं जानता हूं। मैं एक आध शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप धीरे धीरे नाराज होते जाएंगे क्योंकि भाषण आपने बहुत सुन लिया है, मैं जानता हूं।
मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं, फिर आखिर में एक और नज्म सुना करके अगले 7-8-10 मिनट में इस सभा को स्थगित करूंगा अगले किसी प्रदेश में सभा होने के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या? नहीं थके हैं ना? उधर जो ऊपर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो तीसरी मंजिल पे हैं, उनसे भी सबकी शिरकत। हाँ, मतलब बैठ के ताली बजाइएगा, कूदिएगा मत वरना दिक्कत हो जाएगी। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, बोध गया के लोग हैं भाई। सारा ज्ञान का बोध तो यही आकर के होता है। मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए इन दिनों। याद है वो नारा, भाइयों बहनों, मेरे हाथ में भारत के देश के खजाने की तिजोरी की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। ये नारा याद है ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। वो पिछले दिनों अखिलेश भाई, हम सदन में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने भाषण देना शुरू किया राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। तो ये बोले कि भाई देखो कैसे ड्रामेटिक तरीके से भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा देखो कुछ चीजों की तो तारीफ करनी चाहिए। वो भोपाल के एक शायर हैं, उन्होंने कहा है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो कुछ खूबियां तो हैं, उन खूबियों की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन मुझे आज तक इस देश में दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। अभी तारिक साहब से कहा जाए कि आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ आपके क्लासमेट मिल जाएंगे, तो 2-4 आदमी जरूर मिल जाएंगे और वो इनके टच में भी होंगे। अभी अखिलेश भाई से कहा जाए कि आपके साथ ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन लोग थे, तो ये भी अपने कुछ दोस्तों के नाम बता देंगे। लेकिन आज तक पूरे देश में दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने नरेंद्र मोदी के साथ एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। नहीं मिला। और तो और आपका जो प्रोफेशन हो, मैं हिंदुस्तान के किसी इलाके में जाऊं 10-20 लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैंने फला जगह पे आपका मुशायरा सुना था। लेकिन आज तक मुझे दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैंने नरेंद्र मोदी जी की बेची गई चाय पी है। नहीं मिला। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं इस वक्त नेता कम शायर की हैसियत से ज्यादा खड़ा हूं, इसलिए शायर को बड़ा अधिकार होता है इन चीजों को सलीके से बोलने का। तो मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। गया से उठी आवाज तो दिल्ली तक जानी चाहिए ना। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई। और अगला जो मिसरा है ना, उस पे आपको अगर लगे कि हाँ ये बात कही जानी चाहिए थी, तो फिर उसी तरह आपकी दुआएं भी चाहिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हर बात के लिए नेहरू जी पे इल्जाम। नेहरू जी गलत है। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर जाता हूं और नेहरू जी की एक मूर्ति लगी है
अखिलेश भाई, तारिक साहब, आप तो सब गवाह हैं। और उस मूर्ति के, आदमकद मूर्ति के पास जब खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि कभी प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और इस मूर्ति के नीचे खड़े होकर के एक बार सर उठा करके बात करनी चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। 1947 में किन परिस्थितियों में देश मिला था पंडित जी को, कभी सोचा है आपने? हाँ, क्या माहौल रहा होगा? निकल जाइए। लेकिन पंडित जी का विजन कितना बड़ा था, उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी कि 1947 में मिले हुए भारत को वो किस तरह से निर्माण की प्रक्रिया से गुजार करके ले आए। और ये भाजपा के लोग, जब राजीव जी इस देश में कंप्यूटर लेकर के आए तो उसका विरोध करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे बैठ के पार्लियामेंट गए थे। और आज कांग्रेस से पूछते हैं कि 70 साल में तुमने किया क्या? अखिलेश भाई तो बड़े मजे के आदमी है। एक दिन सामने से मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताइए 70 साल में क्या किया। तो हमारी पार्टी से जयराम रमेश जी कुछ बोलना चाहते थे तो अखिलेश जी ने कहा नहीं जयराम जी मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। ये बेचने वाले लोग हैं, इनको बेचने के अलावा कुछ नहीं आता। ये बनाना नहीं जानते, सिर्फ बेचना जानते हैं, और बनाना जानते हैं तो सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे में मैं बोध गया कि इस धरती पर खड़ा होकर के एक बार फिर से उमैर को बहुत बधाई दूंगा। और उमैर साहब, ये कांग्रेस है, यहां काम करने का जज्बा जिस भी व्यक्ति के अंदर है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि डरो मत, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है वो। और उनकी इस बात पर जो भी लब्बैक कह रहा है वो आए, साथ चले, आगे बढ़े। और आप आए, आपने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास जताया और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ताकत से अखिलेश बाबू जी के साथ, निखिल जी के साथ, तारिक अनवर साहब के साथ, आपके साथ खड़ा हूं। काम करिए, आगे बढ़िए, पार्टी हर तरह से आपको आगे ले आएगी। ये जिम्मेदारी हम लोगों की है और ये मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं। काम करिए, काम करने वाले का काम बोलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आखिर में एक नज़्म और सुना देता हूं, उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि 8:15 बज चुके हैं और मुझे वापस फिर लौट के जाना है। कल मुझे राजस्थान पहुंचना है। तो गया आने की प्रक्रिया में पहले हम लोग 7 तारीख को आना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह कार्यक्रम 7 के बजाय 9 हो गया। यहाँ मंच पे भी बड़ी तादाद में लोग बैठे। अच्छा, बिहार है ये, अलग अलग प्रदेशों में जितने लोग सामने बैठे होते हैं उतने तो यहाँ मंच पे बैठे होते हैं। ये बिहार है, ये अपनी विधा का अनूठा राज्य है। एक आखिरी नज़्म आपको सुनाता हूं। यहाँ अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग जात के लोग बैठे हैं। वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ी देर ये बंद कर दो भाई, विजुअल हो चुका है जितना रिकॉर्ड होना। और भी जो साथी हैं वो आगे मत आइए, भी बैठे रहिए। बाद में मैं अभी 1-2 घंटे तो रुकूंगा ही, तो हम सारे लोग मिल लेंगे। फोटो सेल्फी ने भी बड़ी जान आफत में डाल रखी है। ये जब से व्हाट्सएप और सेल्फी आ गई ना, वो एक महिला ने अपने गांव में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो एक साहब ने उनसे कहा कि भैया व्हाट्सएप की वजह से कैसे बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, ये समझ में नहीं आया। तो भाभी जी ने बताया कि एक दिन मेरा बच्चा स्कूल पहुंचने में देर कर रहा था, वहां से फोन आया कि आपका बच्चा अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। मैं डर गई, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया कि मेरा बच्चा ये है, उसकी तस्वीर ये है, वो घर से निकला है और अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। जिस भी सज्जन को मिले मेरे घर ला के छोड़ दे। बोले आधे घंटे बाद तो वो स्कूल पहुंच गया, लेकिन वो मैसेज तब से लगातार फॉरवर्ड हो रहा है। वो जब भी स्कूल के लिए निकलता है, जिसे भी मिलता है ला के घर छोड़ देता है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा। तो टेक्नोलॉजी ने जिंदगी बड़ी अजाब कर रखी है। सेल्फी ने, व्हाट्सएप ने बहुत परेशान किया हुआ। लेकिन ठीक है, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। रहना तो है, काम तो करना है, लेकिन फिर राहुल जी का जो वो नारा है, जो एक शब्द है कि डरो मत,
मैं उसे अपनी नज्म की बुनियाद बनाता हूं। मुझे याद है मैं 2020 था शायद, जब यहां धरना चल रहा था एनआरसी का, उस दौरान आया था गया में, और आपने बड़ी दुआएं दी, बड़ी मोहब्बतें दी थी। मैं नज्म सुनाता हूं आपको। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए उसी जोश, उसी जज्बे के साथ सुने। मुझे लगे ना कि ये 6 घंटे से बैठे हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल तरोताजा होकर के बैठे हुए लोग हैं। आप 6 घंटे से बैठे हैं। अखिलेश भाई, तारिक साहब, ये तो सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं। मैं मुंबई था, मुंबई से कोलकाता आया, कोलकाता से गया की फ्लाइट पकड़ी। तो हम सब सफर में हैं, हम सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं जिस जज्बे और हौसले के साथ खड़ा हूं, आपका भी वो जोश, वो जज्बा मुझे दिखना चाहिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये जो कोशिश है राहुल गांधी की, ये जो कोशिश है कांग्रेस की, मैं उस कोशिश को इन मिसरों में ढालता हूं। ये जो कांग्रेस का झंडा है, इस झंडे में जो 3 रंग हैं, दरअसल इन्हीं 3 रंगों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। ऐसे में मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और जो चौथा मिसरा है वो पुकारता है आपको कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार है ना, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। एक बार फिर से तमाम भारत यात्रियों को, उमैर साहब की पूरी टीम को, संचालन कर रहे साथी को, अखिलेश जी के साथ आए हुए तमाम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको, निखिल जी को, आदरणीय तारिक अनवर साहब को, हमारे दोनों विधायकों को, आनंद शंकर जी को, और हमारे दूसरे जो विधायक मौजूद हैं, आदेश जी यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व विधायक जो यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उमैर खान जी को एक बार फिर से शानदार आयोजन के लिए दिल से मुबारकबाद। मंच से आप लोग नीचे आ जाइए प्लीज, और राष्ट्रगान को रेडी कीजिए, राष्ट्रगान को रेडी कीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष
शर्मा